ईरान कमजोर नहीं हुआ। आज मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपको सबूत के साथ यह बात बताना चाहता हूं। हजरात, यह बात तो मैं शुरू से कह रहा हूं और कहा था, आप ही मेरे गवाह हैं, आप ही परिवार हैं। परिवार से कभी मैंने झूठ नहीं बोला। जंग के दौरान इस नाचीज ने आपसे कहा था कि ईरान झुकेगा नहीं। खामनाई साहब ने बाद में कहा था, क्योंकि ईरान का रिकॉर्ड मुझे मालूम है और आप लोगों को भी मालूम है। ईरान कभी नहीं झुका। ईरान इराक की जंग में भी 8 साल तक ईरान लड़ता रहा। आखिरकार सीजफायर हुआ, बातचीत के बाद जंग खत्म हुई। बहरहाल उस पर नहीं जाना है। बात यह है कि यूएन मान रहा है, यूएन कह रहा है कि ईरान कमजोर नहीं हुआ। और यह बात मैं आपको गोदी मीडिया के सोर्स से बताऊंगा। कहा तो यूएन ने है, लेकिन गोदी मीडिया भी इस बात को मान रहा है, क्योंकि यहां भारत में जो एक खास समुदाय है जिनको सिर्फ यह दिक्कत है कि मुसलमान है ईरान, मुसलमान है ईरान, इस वजह से उसका विरोध करना है और इजराइल का सपोर्ट इसलिए करना है क्योंकि वो मुसलमानों को मार रहा है। ये एक खास समुदाय भारत में है जो मुसलमानों के खिलाफ होने की वजह से सही हो या गलत उन पर फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान ये जान लें कि कोई भी, वो उनमें से कोई भी आपके साथ कभी कोई खड़ा नहीं होगा। वो खड़े होंगे तो अपने किसी मफाद और फायदे के लिए खड़े होंगे। खुदा की कसम, ये देख लीजिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, भारत का अखबार है, लिखता है कि ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम मौजूद है। यूएन एजेंसी बोला न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर सकता है ईरान, जबकि अमेरिका ने कहा कि परमाणु ठिकाना तबाह किया। यानी एक बात क्लियर है कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। मोदी सरकार और अणुए भी अपने वालिद मोहतरम को बचाने के लिए ये अब बोल ही रहे हैं कि ट्रंप झूठा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में उसने कह दिया कि हमने सीज फायर कराया था। मोदी का क्रेडिट जो जबरदस्ती मोदी जी ने जैसे तैसे बेचारा नाम कमाया था बिहार में वोट जीतने के लिए, उसका क्रेडिट अगर ट्रंप ले लेगा तो मोदी जी गुस्सा आएगा। तो यहां पर मोदी जी की जो भीड़ है वो इस बिना पर कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमने कोई सीज फायर नहीं किया था, पाकिस्तान ने भीख मांगी थी, यह मोदी का कहना है। ट्रंप का कहना यह है कि दोनों मेरे पास खुद आए थे। इस बिना पर, इस वजह से वो 20 बार बोल चुका है अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप। इस वजह से ये बीजेपी वाले और कुछ खास समुदाय के जो लोग हैं वो इस वजह से अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, वरना कल तक ये उसकी आरती उतार रहे थे। ये बिन पैंदी के लोटे हैं, इनकी बात ना करें, बेहतर है। अब ये देखिए रिपोर्ट एक बार फिर से, साफ दैनिक भास्कर ने लिखा है कि आईएईए के चीफ कह रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम से बहुत पीछे नहीं गया है, बल्कि कुछ दिन बाद शुरू कर सकता है। आईएईए के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान के पास 60% यूरेनियम का भंडार है जो एटम बम बनाने के लिए काफी है। इस भंडार को अमेरिकी हमले से पहले हटा दिया गया था और उसके पास यूरेनियम किस जगह है, तबाह हुआ है कि नहीं हुआ है, वो स्पष्ट नहीं है। इसी के साथ दैनिक भास्कर ने प्रूफ भी दिया है, जहां एक एरिया को हाईलाइट किया गया, कहा कि यहां बम गिरा और उसके बाद बम जब गिरा है तो पहाड़ धंसा है। लेकिन ईरान बोल रहा है, बल्कि हमने कल आपको दिखा दिया कि ईरान ने उस फैसिलिटी पर सफाई शुरू कर दी है। अब ईरान ने जो मजेदार बात बोली है ये इस पैराग्राफ में है। कुछ बातें सिर्फ हाईलाइट बता रहा हूं, टाइटल पढ़िए। ईरान बोला ट्रंप समझौता चाहते हैं तो अपनी भाषा बदल लें, यानी हमारे सुप्रीम लीडर की इज्जत करे अमेरिका। फिर उसके बाद ये बड़ा मेरा फेवरेट पार्ट है, इस पैराग्राफ में गोदी मीडिया खुद कंफर्म कर रहा है कि ईरान ने बोला मिसाइलें गिरती हैं तो इजराइल डैडी के पास भागता है। ये देखिए गोदी मीडिया खुद कोट कर रहा है, ईरान को बोल रहा है कि ईरान ने यह बात बोली इजराइल को कि जब इजराइल पर हमारी मिसाइलें गिरती हैं
तो इजराइल डैडी यानी अमेरिका के पास भागता है। अब ये वाला पैराग्राफ पढ़िए जिसमें इजराइल रक्षा मंत्री ने कहा था कि खामनाई को मारना चाहते थे हम। आईडीएफ ने कहा था कि खामनाई हमारे निशाने पर हैं। ट्रंप ने कहा था कि हमें मालूम है, मुझे वो बयान मालूम है क्योंकि मैं रिपोर्ट कर रहा था। गोदी मीडिया तो 8 घंटा पीछे था भाई हमसे। रजा गराफी आपको लाइव अपडेट दे रहा था। तो मुझे याद है कि ट्रंप ने कहा था कि हमें मालूम है कि खामनाई कहां पर हैं और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें मालूम है। हमारे निशाने पर वो नहीं है लेकिन हो सकते हैं। और कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद अमेरिका ने कह दिया था और इजराइल ने भी कह दिया था कि हमारे निशाने पर खामनाई है। अब रिजल्ट यह है कि ईरान अपनी बात पर वही है, खामनाई वही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हार गया क्योंकि उसने कहा था कि ईरान बिना शर्त हथियार डाल दे। डाला ईरान ने। इधर इजराइल का क्या हाल हुआ? इजराइल ने खुद मिडिल ईस्ट में कई देशों से कहा कि ईरान से सीज फायर की बात की जाए। क्यों कहा? फैक्ट पर आओ। क्योंकि अमेरिकी और इजरायली चैनल बार बार कह रहे थे, मैंने वो दिखाई भी थी रिपोर्ट जिसमें कहा गया था कि अब उसके पास, इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, वो खत्म हो रही हैं। इसी वजह से ईरान की मिसाइलें अब इजराइल में गिर रही थी। एश्केलोन, तेल अवीव और हाइफा पर ईरान की मिसाइलें दनादन गिर रही थी और उससे जो तबाही मची वो अणुओं ने भी देखी, हमने भी देखी, इजराइल ने भी देखी। बल्कि इजराइल ने खुद माना कि ईरान की मिसाइलें बार बार गिर रही हैं। हम उसको 100% नहीं, शुरुआत में हम 90% रोक पा रहे थे, बीच में हमने 65% रोकी और बाद में हम 40% ही रह गए। यानी धीरे धीरे डिफेंस सिस्टम इसका बेकार होने लगा तो इसने सीज फायर के लिए रोना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं? ईरान हर तरह से जीता, ये सब देख रहे हैं। लेकिन इससे जुड़ी, क्योंकि बात खामनाई की आई है और मुहर्रम चल रहे हैं, अब पता नहीं क्यों इजराइल जो हारा तो अणुए यहां बहुत सीरियस हो गए, बहुत ज्यादा सीरियस। अंधभक्त बहुत सीरियस हो गए, दिल पे ले गए यार। ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे वो हारे। ऑपरेशन सिंदूर पर अगर उनसे कुछ पूछ दो तो पिछवाड़े में कबाब चला जाता है, मिर्ची लग जाती है। यह मत पूछ तू। रिपोर्ट आ चुकी है कि भारत के फाइटर जेट गिरे हैं। इंडोनेशिया में भारत के एक बड़े अधिकारी ने खुलासा किया है। अब बाद में अगर आप पलट जाओगे, नहीं ऐसा नहीं हुआ, उनका ये मतलब था, उनका वो मतलब था, अलान का फलान था, दुनिया ने देख लिया तुम कितने सच्चे हो। लेकिन बात खामनाई की आई है तो कल तक देखिए, ईरान और भारत का रिश्ता बहुत पुराना और बहुत गहरा है। यहां तक कि भारत सबसे ज्यादा जो सामान, ये काजू, पिस्ता, बादाम और ये तमाम जो खाने पीने चीजें होती हैं, ये भारत ईरान से लेता है भारी मात्रा में और बेहतरीन ट्रेड करता है। चाबहार पोर्ट पर भारत इन्वेस्ट कर चुका है और खुद मोदी जी ने 2024 में वादा किया है ईरान से कि हम इसमें और इन्वेस्ट करेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर में, ताकि आपके पोर्ट को हम और भी ज्यादा इस्तेमाल करके भारत के लोगों को, अपने देश को फायदा पहुंचाएं। यह गहरा रिश्ता है। अंडुओं को कौन समझाए कि अगर इजराइल से हम हथियार लेते हैं तो मोदी जी उसका डिस्काउंट नहीं लेते बल्कि ज्यादा पैसा देते हैं। हमारा तो ऐसा है, आदमी डिस्काउंट नहीं लेता। मोदी तो कहता भाई हम देंगे ज्यादा पैसे, काय साल ले तुम्हारा। अबे भाई, मोदी जी की तो तारीफ करनी चाहिए तुम्हें इस मामले में कि भाई इजराइल से हम हथियार जो ले रहे हैं फ्री में नहीं ले रहे हैं। इन अंडुओं को लग रहा है इजराइल हमारी मदद करता है। क्या मदद करी? अपना ड्रोन दिया उसने। अच्छा, तुम्हारी अम्मा दहेज में लाई थी इजराइल से, पूरे पैसे दिए हैं मोदी सरकार ने।
क्या कह रहा, ऑटोमेटिक गन दी थी हैं? अपनी मासी के दहेज में लाए थे क्या? कैसे, कहां से मिली? फ्री में मिली थी। इजराइल को मोटी कीमत भारत चुकाता है तो हथियार मिलता है। और सिर्फ क्या, इजराइल पर डिपेंड है भारत, यानी इजराइल को सपोर्ट करते करते और ईरान के विरोध में अंडवों का हाल ये है कि अपने देश को टेक्निकली ये कमजोर बता रहे हैं कि भाई इजराइल के ऊपर हम डिपेंड हैं। इजराइल हमें हथियार देता है भाई साहब, इजराइल हमें हथियार देता है भाई। इसी किसी से पूछो, इजराइल हमें हथियार देता है भाई, क्यों सपोर्ट करो? इजराइल हमें हथियार देता है। अब चूरन, जो रिश्ता इजराइल से है वैसा ही रिश्ता हमारा ईरान से है। भारत का एक स्टैंड एक तरफा किसी के साथ नहीं है, दोनों के साथ। कांग्रेस ने इसी का विरोध किया कि भाई जब भाजपा के पुराने लीडर्स थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनका कहना यह था अरब की जमीन अरबियों की है, यहूदियों ने कब्जा किया है, छोड़ना पड़ेगा। कल तक यह स्टेटमेंट था। फिलिस्तीन को अब तक भारत मदद देता आया है, तो अगर फिलिस्तीन गाजा के खिलाफ मोदी सरकार है तो पूरा पूरा इजराइल के साथ हो जाती। मोदी सरकार ने किसी के विरोध में कुछ नहीं कहा क्योंकि दोनों से रिश्ते थे, लेकिन अणुओं को मुसलमानों से नफरत है। यही वजह है कि वो इजराइल के साथ खड़े। बहुत शॉर्ट में सारी कहानी खत्म करूंगा। भारत का ईरान से गहरा रिश्ता बहुत पहले से है, इसलिए मोदी सरकार ने संभल कर कदम रखा। अब उत्तर प्रदेश, भोपाल, मुहर्रम का समय है। भारत में दो कम्युनिटी है, शिया और सुन्नी, ठीक है? दोनों ही इस्लाम के दो बाजू हैं, इन्हें कोई उखाड़ नहीं सकता। हाँ, यह बात अलग है कि अब तक ये आपस में ही लड़ते भिड़ते आ रहे थे, दोनों ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन जब जुल्म हुआ तो दोनों को अकल आ गई कि भाई साहब उनकी दुश्मन की नजर में तो हम मुसलमान हैं, वो मुसलमान कह के मार रहे हैं तो हम लड़े क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह अकल आई, ये चीजें खत्म हुई। तो अभी ये जो शिया कौम है, इसके लिए मुहर्रम जब चांद नजर आता है तो मुहर्रम की शुरुआत 2 महीना 8 दिन, मुहर्रम और चहलुम, शिया समुदाय के लिए बहुत दुख वाला होता है, बहुत गम मनाते हैं। वो कोई उनका त्योहार नहीं होता है। वो इस वजह से उनका मजाक अब तक उड़ाया जाता रहा है दूसरे कम्युनिटी के जरिए, लेकिन जिस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं है वो बड़ी दमदार। यही कम्युनिटी, जैसे ये लोग कह रहे हैं भाई तुम्हारा और ईरान का रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अबे तुम्हारा और इजराइल का रिश्ता क्या? जिंगलालाहू जिंगलालूहू जिंगा है क्या? क्या रिश्ता है तुम्हारा? रिश्ता कुछ नहीं है। याद रखिएगा, ये कौम मुसलमानों से नफरत करती है, सिर्फ इस वजह से ये इजराइल के साथ थी। मैं बता रहा हूं, भारत के मुसलमानों का ईरान से ईमान का रिश्ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। अब बात शिया कम्युनिटी की करें, जो ईरान जो है देश, वो शिया, वहां शिया सरकार है, शिया लोग ज्यादा रहते हैं। अब वहां भी गम की तारीख है भाई, उनके देवता को कत्ल किया गया, मारा गया, धोखे से घेर के मारा गया। वो करबला की स्टोरी, करबला की जो बातें हैं, करबला के मसाइब हैं, वो आप गूगल पर, यूट्यूब पर वीडियो देखिए, समझ में आएगा कुछ कुछ आपको। अगर कई वीडियो देखेंगे तो बहुत चीजें समझ में आएंगी। अब मुहर्रम है, इस जंग के तुरंत बाद मुहर्रम शुरू हो गए। अब सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान की इज्जत दुनिया में कौन नहीं करता? आइए ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद स्पेशली ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई से मिले हुए हैं, और कितनी तमीज और तहजीब के साथ मुलाकात ये हुई है मैं आपको बता नहीं सकता, आप वो गूगल कर लीजिएगा। यानी रिश्ते बता रहा हूं कि भारत के कितने गहरे हैं। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान से ऐसे कोई नहीं मिल लेता है जाके, जिनको ईरान की सरकार पसंद करती है, यानी मोदी सरकार को ही पसंद करती है। इजाजत दी मोदी जी को आए और मिले। अब उसके ये बस जलील करने के लिए इनको, अणुओं को, ये बिन पेंदी के लोटे हैं, इसलिए मैंने ये तस्वीर दिखाई। अब दिक्कत क्या हुई, मुहर्रम यहां भारत में शुरू हुआ, पूरी दुनिया में मुहर्रम है, तो अज़ादारी करते हैं, मातम करते हैं, गमों को याद करते हैं, अपने जो इमाम हुसैन के साथ किया गया वो बयान करते हैं। जैसे
अच्छा, ये जो लोग जागरण करें, रात भर जागरण करें, तो उनको वो समझ में आता है। मुसलमान मुहर्रम क्यों मना रहे हैं, मुसलमान ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको वो समझ, तुम्हें क्यों समझ में आएगा भाई, तुम अपने में रहो। अभी कुछ बोल दो तो विवाद हो जाएगा, बुरा लग जाएगा, फौरन तो इनकी आत्मा आहत हो जाती है, फौरन तुरंत है वैसे बहुत मजबूत, बोल दो तो फौरन रोना शुरू, भाई FIR कर दो, FIR कर दो। फैक्ट बयान कर रहा हूं, फैक्ट सुनो, फैक्ट। अब देश भर में मुहर्रम है, काले झंडे जो दुख का होता है वो लगाए जा रहे हैं, मजलिस, अज़ादारी, मातम जो वो लोग करते हैं कर रहे हैं। अब ऐसे में क्योंकि हिंदुस्तान के जो शिया कम्युनिटी है वो ईरान से और करीब है, क्योंकि भाई वो भी शिया ये भी शिया, मोहब्बत थोड़ी ज्यादा। हालांकि इस जंग के बाद दुनिया का हर मुसलमान ईरान से मोहब्बत बेपनाह कर रहा है। अब मामला ये हुआ कि जब पोस्टर लगाए गए, जो मुहर्रम में लगते हैं पोस्टर, उसमें कई जगह खामनाई साहब के, कासिम सुलेमानी के पोस्टर लगाए गए, कासिम सुलेमानी साहब के पोस्टर। अब गोदी मीडिया यहां भड़क गया, क्योंकि गोदी मीडिया भी यही चाहता था कि ये जंग ईरान हार जाए, क्योंकि मुसलमान हैं। आपको तवज्जो है? तो हिंदू संगठन कूदे आगे, बड़ी मेहनत करी, शोर शराबा कुछ उनका होता नहीं है, मतलब अपने त्यौहार पे भी सुकून में नहीं रहेंगे, दूसरे के भी त्यौहार पे सुकून। अभी आपको मालूम होगा, अभी 2-3 दिन पहले इनकी कोई रैली निकल रही थी, तो बिना आतंक के कैसे निकलेगी, चप्पल उठा के इन्होंने मस्जिद की तरफ फेंका। उसको मैंने कवर ही नहीं किया, मैं कर भी नहीं रहा हूं, मैं मुद्दे से भटक नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इनके यहां यही चल रहा है। अब गोदी मीडिया पागल हो गया, हिंदुत्व खतरे में फौरन पड़ जाता है इनका। ये देखिए। और राजनीति में अब बात करते हैं मुहर्रम से पहले मुस्लिमों के ईरानी प्रेम की, जिसकी 2 तस्वीरें मध्य प्रदेश के भोपाल और उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सामने आई, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। ईरानी सेना के बड़े लीडरों और शिया समुदाय के प्रभावशाली धार्मिक नेताओं का समर्थन किया गया। साथ ही काले झंडे लगाकर इजराइल का खुलेआम विरोध भी किया गया, जिस पर बवाल मच गया। मुहर्रम से पहले भोपाल में ईरान समर्थित पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में ईरान के नेताओं की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुहर्रम से पहले ईरान के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में ईरान के नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास ईरानी डेरा में बड़े बड़े पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इनमें आयतुल्ला अली खामेनेई, अली अल सिस्तानी, जनरल मोहम्मद बाघेरी समेत कई नेताओं की तस्वीरें शामिल हैं। भोपाल में ईरान समर्थित पोस्टर लगे। मुहर्रम से पहले ईरान समर्थित पोस्टर यहां देखे गए। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर का पोस्टर यहां पर लगाया गया है, खामेनेई का पोस्टर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई ईरानी लीडर के पोस्टर भी यहां पर लगाए गए हैं। और जब से ये पोस्टर लगे हैं, प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का पोस्टर यहां बाकायदा सड़कों पर लगा हुआ दिखाई दिया। खामेनेई के अलावा ईरान के कई और लीडर्स की फोटो यहां सड़कों पर नजर आए। ये डर क्यों भाई? अब ये देखिए, उन्नाव उत्तर प्रदेश में वहां जो पोस्टर लगे थे वो हटाए गए, यूपी पुलिस ने जाके हटवाए। शिया कौम को पूरी तरह से आहत किया गया, जितना शिया कौम को तकलीफ दी जा सकती थी दी गई, क्योंकि ये खामेनेई उनके रिलीजियस नेता भी हैं, जी हाँ, इमाम हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं। और आज तक इस खामेनेई जिनके पोस्टर को उतरवाया जा रहा है, भारत के खिलाफ एक शब्द इस आदमी ने नहीं कहा। लेकिन भारत सरकार को और हिंदू समुदाय को इतनी नफरत जागी, क्यों जागी नहीं पता, कि भाई साहब खामेनेई के पोस्टर बर्दाश्त न कर पाए और ये पोस्टर उतरवा लिए गए। शिया समुदाय आहत है, लेकिन वो बात अलग है कि वो अपना स्टैंड नहीं ले पा रही है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज में भी माइनॉरिटी है। शिया बहुत कम तादाद में है, अहले सुन्नत हजरात हम ज्यादा हैं, वो कम है, तो उनकी सुनेगा कौन? हालांकि मैं अंधभक्तों से ये कहूंगा, भाई मुहर्रम है, शियों से मत अटकना। ये वो कौम है जो गमे हुसैन में तलवार अपने सर पर मार लेती है, छुरी जंजीर अपनी पीठ पर गाड़ लेती है, सीना अपना फाड़ लेती है, सिर्फ इस गम में ये कहते हुए कि अगर हम करबला में होते तो ऐ इमाम हुसैन, हम अपना खून बहाने से नहीं डरते।
हर शिया का अलग कॉन्सेप्ट है, सुन्नी का अलग है, फिर सुन्नियों में जो चीजें बहुत सारी, सबका अलग अलग है, लेकिन ये जज्बा है उनका। कहने का मतलब ये है कि भैया तुम उन्हें जेल से, गोली से, तलवार से मत डराओ। वो इमाम हुसैन का नाम लेके अपना यह हाल कर लेते हैं तो बाबू तुम अटकोगे तो तुम्हारा क्या होगा। और यही वो कौम है जो देश के लिए गोली खाने के लिए सबसे आगे जाती है। मुसलमान को ऐसा मत समझो भाई, तुमसे ज्यादा, और तुम तो हो ही नहीं, तुम तो देशभक्ति, तुम तो सिर्फ फर्जी हो। ऑपरेशन सिंदूर का गद्दार याद है आपको? जिस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग चल रही थी, बताओ कोई मुसलमान गद्दारी कर रहा था? लेकिन गोदी मीडिया कंफर्म कर रहा है, विशाल यादव जो नौसेना के दफ्तर में काम करता था, सेंसिटिव जानकारियां पाकिस्तान की आईएसआई को शेयर कर रहा था। उफ, भगवान ने क्या जलील किया है तुमको जो मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। भगवान उनकी औकात दुनिया को दिखा रहे हैं। ये देखिए गोदी मीडिया खुद बता रहा है, गिरफ्तार हो चुका है, उसने कबूल भी कर लिया है कि हाँ मैं देश विरोधी गतिविधि में लिप्त था, लेकिन दिक्कत इन्हें मुसलमानों से। नौसेना भवन से गिरफ्तार जासूस क्लर्क विशाल यादव से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विशाल से पाकिस्तानी महिला हैंडलर ने भारतीय नौसेना की तैयारियों की जानकारी मांगी थी। उसने ये भी पूछा था कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय नौसेना कोई ऑपरेशन करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक विशाल नौसेना भवन से दस्तावेज बाहर लाकर कार में बैठकर उनकी फोटो लेता था और उसे पाकिस्तानी हैंडलर को भेजता था। जिस पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में विशाल था वो आईएसआई एजेंट बताई जा रही है और आईएसआई की हैंडलर से उसे 5 लाख रुपए भी मिल चुके हैं। तो देखिए किस तरीके से बड़ी हेराफेरी यहां पर की गई है। बताइए, खामनाई से दिक्कत है इन्हें भाई साहब। पोस्टर देखो, दिक्कत अगले को भी हो सकती है, मोदी जी को भी अच्छा ही लगेगा भाई। जो आदमी आपकी मौत के सर्टिफिकेट पर अपना फोटो चिपकवा दे, कोविड-19 कोविड से मरने वाले लोग उनके डेथ सर्टिफिकेट पर अपना फोटो, और आपने जो टीका लगवाया उस पर फोटो, ट्रेन के आगे फोटो, सड़कों पर जो कूड़ेदान वाली बसें चल रही हैं उस पर फोटो, कूड़ेदान ई रिक्शा जो चल रहा है कूड़े वाला उस पर मोदी जी की फोटो, हर जगह फोटो, कहां नहीं छपवाई फोटो। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भाजपा ने कहा कि इस ऑपरेशन के नाम पर हम वोट नहीं मांगेंगे। एक तरफ ये कह रहे थे, दूसरी तरफ पोस्टर छप रहा था। तवज्जो है। ऐसे में जिस आदमी को फोटो की हो भूख, उसके ही देश में तुम दूसरे नेता का फोटो लगाओ, कैसे बर्दाश्त होगा अगले पे? बुरा है, गलत लगेगा। बल्कि मैं तो कह रहा हूं ये फोटो लगाओ हमारे सुप्रीम लीडर के साथ, ईरान के सुप्रीम लीडर। भाई हमारा तो सुप्रीम लीडर मोदी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो मोदी जो साहब हैं, मोदी जी की ये तस्वीर जो सुप्रीम लीडर साहब के साथ है, भाई ये तस्वीर जो है ये पोस्टर लगाया जाए। हिंदुस्तान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ ये वाली जो फोटो है खास ये लगाए, फिर देखते हैं यूपी पुलिस कैसे उतारती है फोटो। अरे मोदी जी खुद ने, भाई हमारी आत्मा भी आहत इसलिए होगी कि आपने मोदी का फोटो उतारा, ठीक है? तो ये थोड़ा स्मार्टली काम कीजिए आप लोग कि आप पोस्टर आपको लगाना है तो पहले आप जो है पुलिस वालों से जाकर पूछ लिए। मैंने एक बयान भी सुना, मेरे दोस्त बता रहे थे, अंतिम कल में काम करते हैं, बोलते हैं रजा भाई यहाँ जो है अधिकारी ने थाना में जो काम करते हैं, एसपी साहब हैं और इंस्पेक्टर, उन्होंने जो है जहाँ मजलिसें हो रही हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, उनको नोटिस भेजा है कि आप किसी तरह का राजनीतिक पोस्टर नहीं, राजनीतिक पोस्टर है ही नहीं भाई, वो हमारे धर्मगुरु हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें राजनीति वाली बात लिखी नहीं है। अगर देश विरोधी कोई बात लिखी हो तो पूरे मजमे को गिरफ्तार करके जेल में डालो। खुला बोल रहा हूं भाई, अगर पोस्टर पर हिंदुस्तान विरोधी, भारत विरोधी, मोदी विरोधी बात लिखी है तो करो, एक्शन लो। खाली फोटो लगाए और धार्मिक बात लिखी है तो आप ये कैसे, मतलब बहरहाल अब ये शिया कम्युनिटी के ऊपर है कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचे। मौलाना कल्बे जवाद साहब हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं,
और मोदी जी से कई बार उनकी मुलाकात है। मुझे उम्मीद है कि वो डायरेक्ट मोदी जी से बात इस बारे में कर सकते हैं तो करें। अब दिखाएं अपनी ताकत कि जब आप कोई गलती नहीं कर रहे हो तो ज़बरदस्ती किस तरह से आपकी इमेज को धूलित किया जा रहा है, खराब किया जा रहा है, ये शिया कौम को सोचना होगा। अब उधर मैं पहले ही बोल चुका था कि सीज फायर हो रहा है लेकिन भरोसा नहीं करेंगे हम, ना आप करिएगा। कैसे? क्योंकि लिखित में कोई सीज फायर है ही नहीं, लिखित में कोई एग्रीमेंट नहीं है। और सीज फायर के 4 दिन बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि जैसे हम लेबनान के साथ कर रहे हैं कि सीज फायर तो है लेकिन हम रूटीन वाइज हमला करते रहते हैं, वैसे ही हमने आदेश दिया आईडीएफ को कि ईरान पर भी हमला करते रहो। एज ए इंडियन सबसे पहले मैं कश्मीर, दिल्ली, गुजरात, जहां जहां से अलग अलग स्टेट, खासकर लखनऊ, उधर उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारे जो गए थे छात्र पढ़ने के लिए हिंदुस्तान के, मैं हाथ जोड़ रहा हूं भैया। मुझे पता है आप मौत से नहीं डरते, लेकिन 2 महीना 8 दिन आप यहाँ मुहर्रम के लिए यहाँ अपने मुल्क में रहिए, पूरा मामला शांत होने दीजिए। ऐसा ना हो कि फ्लाइट खुले और तुरंत आप 10 दिन बाद, 1 महीने बाद भाग जाएं। थोड़ा पूरा मामला, क्योंकि आप कितने परेशान हुए। अगर आप परेशान नहीं हुए तो वापस कैसे आए, क्यों आए भाई? तो देखिए, अपना मुल्क जैसा भी है हमारा है। अपने मुल्क में जो हम चैन से जितने हैं, ठीक है, जो इंटरनल इश्यूज हैं वो हैं, उसकी आलोचना भी हो रही है, सवाल भी किए जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष है उसके लिए। लेकिन अगर आप वापस आए तो आपको ये सोचना होगा कि भाई थोड़ा सा गैप करके जब शांत हो मामला तब हम जाएं, जब पूरी तरह से सेफ हो जाए मामला। ठीक, ये मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। अब दोस्तों, बात वही आ गई है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम ईरान पर हमला ऐसे करते रहेंगे। हालांकि इतना हलवा तो नहीं है, लेकिन अब ये रिपोर्ट है, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर से फोन पर बात की और उनसे जानकारी शेयर की कि पहली बात तो जो हुआ है वहां उसके बारे में बात की। और उन्होंने मेन पॉइंट ये कहा, जो मैं आपको बता रहा हूं, कि हमें भरोसा नहीं है कि इजराइल सीज फायर की इज्जत करेगा। हमें ऐसा लगता है कि आगे वो कुछ न कुछ जरूर करेगा, और अगर उसने ऐसा किया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। यानी अपने साथियों को ईरान ने बताना शुरू कर दिया है, कहना शुरू कर दिया है कि हाँ जी, हमें पता है ये धोखा देगा और हम बचाव करेंगे, खतरा अभी भी बना हुआ है। अब सोचिए, ईरान ने अपने जेल में जो पॉलिटिकल कैदियों को रखा गया, विपक्ष को जो कैद करके रखा गया था, है ना, तो इजराइल ने सोचा कि हम उस जेल पर हमला करके जेल तोड़ देंगे, विपक्ष के लोग भाग जाएंगे और ईरान में जो है सरकार गिराई जाएगी, सरकार को अंदर अंदर से तोड़ दिया जाएगा और सत्ता पलट दी जाएगी और ईरान में कोहराम मच जाएगा। नहीं, ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इससे मामला और खराब हो गया। उस जेल पर, जो इरविन जेल पर इजराइल ने हमला किया, उस जेल के अंदर मौजूद 71 कैदी, पॉलिटिकल प्रिजनर जो थे, मारे गए। मैंने कल ही बताया था कि ट्रंप के तेवर नरम है। ट्रंप ने कंफर्म किया है कि अगर वो पीसफुल रहे, वो मतलब ईरान अगर पीसफुल रहे और हमारी बात थोड़ी सी समझ ली, मान ली, कोऑपरेट किया, तो हम ईरान से पाबंदी हटा देंगे। हजरात, उधर ईरान अभी भी पूरी तरह से भौकाली पर है। ईरान, उधर अमेरिका कह रहा है बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे, हम तैयार हैं बात करने को, फलाना दिन बात करेंगे, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है हमारा कोई इरादा ही नहीं है फिलहाल बात करने का, ना कोई डेट सेट है, ना कोई जगह सेट है। आइए आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे सीनों में आग लगाने वाली रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। यह रिपोर्ट है, अमेरिका का अखबार लिख रहा है, कह रहा है कि हमने ईरान के ऑफिशियल्स की कॉल को इंटरसेप्ट किया, यानी ईरानी जो अधिकारी हैं उनकी कॉल को हैक किया और सुना, जिसमें वो आपस में और सीनियर अधिकारी बात कर रहे हैं कि हमने जो सोचा था, यानी ईरान ने जो सोचा था कि इतना नुकसान, इतना डैमेज होगा अमेरिका के हमले में, हमें उतना नुकसान नहीं हुआ। यानी अंदर की भी यही रिपोर्ट है ईरान की कि उसको नुकसान उतना हुआ ही नहीं है, यानी अमेरिका पूरी तरह से फेल हो गया है। लेकिन ईरान की मिसाइल जो इजराइल की विजमैन साइंस इंस्टीट्यूट पर गिरी, जहां वो बायोलॉजिकल हथियार, एडवांस
हथियार बनाता था वो पूरी तरह से तबाह हो गई। सबूत ये सैटेलाइट इमेज से देखिए, आपको ये पूरा काला काला एरिया नजर आ रहा है जो एकदम धूल में लिपटा हुआ है, जो काले गुबार में है। हजरात, ये विजमैन इजराइल की इंस्टीट्यूट है जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उधर फ्रांस भी गिरा रहा है ईरान के आगे। पेजेश्कियान को फोन किया है ईरान के राष्ट्रपति को। सफेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन ने फोन करके कहा कि जो सीजफायर हुआ है भैया, इसको मानिए, फॉलो कीजिए, इसको मत तोड़ना। हमारे फ्रांसीसी लोगों को जासूसी के आरोप में जो आपने गिरफ्तार किया है उनको आप रिहा कीजिए। और तीसरी रिक्वेस्ट ये है कि आपके यहाँ जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसकी थोड़ी जांच वांच पड़ताल करने, मतलब रिपोर्ट बनाने दीजिए IAEA को। हालांकि ईरान पहले ही मुकर चुका है कि कोई भी हम जांच अब होने नहीं देंगे। ईरान जितने मजे ले रहा है उतना कोई ले भी नहीं सकता। एक तो ससुरों का हमला फेल हुआ, उनका प्लान फेल हुआ, ईरान सीने पर सांप बनकर कुछ इस तरह से लौट रहा है। यह सैटेलाइट इमेज देखिए। रिपोर्ट यह है कि ईरान ने अपने फॉर्दो फैसिलिटी पर और दूसरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। यानी जो IAEA और अमेरिकी एक्सपर्ट कह रहे थे कि ईरान को नुकसान इतना नहीं हुआ है और ईरान सालों नहीं बस कुछ महीने पीछे गया और बहुत जल्द वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को शुरू कर देगा, तो देखिए मुन्ना, काम शुरू हो चुका है। हजरात, ये है मिडिल ईस्ट ईरान स्पेशल रिपोर्ट। अभी बहुत सारी खबरें बाकी हैं। मैं आज आपको एक और रिपोर्ट दूंगा, उसको भी देखिएगा, इसको भी देखिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। वो जो मेन बातें मैंने आपसे कही हैं, जो पोस्टर हटाने वाली बात है, हिंदुस्तान में जो चीजें हो रही हैं और जो भारत के साथ गद्दारी करने वाले खास समुदाय, ये तमाम चीजें आप क्रॉप करके, ट्रिम करके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, लिंक, इस वीडियो का डायरेक्ट लिंक शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि मुसलमानों को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान गद्दार। किस तरह से किस कौम को ईरान से नफरत है। मैं कह रहा हूं ठीक है, नफरत है, दम है तो ईरान से रिश्ते तोड़ लो। अरे ईरान से रिश्ते नाते खत्म कर लो, अपनी डिप्लोमेसी खत्म कर लो, अपने वालिदे मोहतरम से कहो तो सही, अड़वो, लेकिन नहीं कहोगे। अगर ईरान का, एक बात और जाते जाते, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर जो हमारे लिए रिलीजियस तौर से जरूरी हैं, धार्मिक तौर से जरूरी हैं, धर्मगुरु है भाई, तो अगर धर्मगुरु, क्योंकि वो ईरान के हैं, सुप्रीम लीडर हैं, उनका पोस्टर तुम्हें चुभ रहा है, आहा, तो मुझे ये बताओ ये क्या है। तुम जब कल तक डोनाल्ड ट्रंप की पूजा कर रहे थे, आहा, धार्मिक तरीके से आरती उतार रहे थे, टीका फोटो पर लगा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, वही ट्रंप आज भारत को नीचा दिखा रहा है। वही ट्रंप मोदी जी की बात को काट रहा है। तो ये बताओ, ईरान के सुप्रीम लीडर ने तो एक बात भी ना भारत के खिलाफ कही, ना मोदी के खिलाफ कही। तो ये जो दर्द तुम्हारे किसी पर्सनल जगह में हो रहा है, इसकी वजह ये नहीं कि वो मुसलमान हैं और भारत का मुसलमान खुश क्यों है, ये वजह नहीं तो फिर क्या वजह? यही वजह। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।